क्या ऐसी मिस्टेक थी जो खुद में तुमने आइडेंटिफाई करी और उसे कैसे रेक्टिफाई करा? टीचर से समझाया कि तू पेपर का एनालिसिस ढंग से नहीं करता था, जो क्वेश्चन गलत नहीं होते, जो क्वेश्चन गलत होते थे एग्जाम में तू हरा के उसको नहीं देखता था। फिर 12th में मैंने हर पेपर का पूरा एनालिसिस किया सेक्शन। पेपर होने के बाद एक रूम में बैठ के पूरा एनालिसिस करते थे, चाहे वो क्वेश्चन सही हुआ है। बट मैं 12th में जब से लिखना स्टार्ट किया ना, मैंने अपने अलग से एक टॉपिक बनाया, एक मिस्टेक तो लिखता था, एक लिखता था कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबने एक बात बोली कि सबको एंजाइटी हुई, थोड़ा सी घबराहट हुई, पर इन्होंने तुरंत खुद को संभाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस समय खुद को तुक्के वाली टेक्निक वाली काम आ गए हैं। मतलब मैथ्स में 91 परसेंटाइल है। अरे क्या हो गया? मैं तो 2 साल से बोल रहा था पेपर टफ आना चाहिए और आएगा, क्योंकि आप 24 लाख बच्चों में आप वेरिएशन ही नहीं ला रहे। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आप कितना व्यवहारिक हो, पेशेंट्स के लिए कितना संवेदना रखते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नमस्कार, आ जाओ भाई। तन्मय, अनुज, क्या हाल है? आ जाओ। हाँ भाई तन्मय बाबू, कैसा है? बढ़िया। तन्मय ना तुम तो? और भाई अनुज, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका क्या नाम है? अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। नाम रोशन कर दिया ना तुमने, हैं? तो डॉक्टर बनने वाले हो तुम लोग। आओ बैठो। उधर बैठ जाओ, चारों आ जाओगे तुम तो, पतले पतले हो। आ जाएगी तो माला बनाएंगे इनको। हो डॉक्टर साहब को माला बनाई जाए। आइए साहब, आइए। आजा उधर आ जाओ, चारों बदले आओ सर, आओ। हो और बताओ भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा से हैं? आराम से रिलैक्स हो, चल थोड़ी देर बातें करेंगे, ठीक है? भूल जाओ तो कैमरा में चल रहे हैं, मतलब बेसिक तो ठीक है। तुमने मेहनत करी जब भी तुम बने हो, 110% है। लग कैसा रहा है पहली बार? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हैं मेहनत का फल मिला। हालांकि डॉक्टर्स हैं एक्सपेक्टेशन अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे तो मिलने आए थे। बहुत बढ़िया बात है, बट तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत बधाई, है ना? और मतलब बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग यहाँ तक पहुँचे। कौन से कॉलेजेस सोच रहे हो अब? मेरे सर मोस्टली ऐसे टॉप के जो एम्स है, दिल्ली को छोड़ के शायद भी बॉर्डरलाइन पे हो सकता है, नहीं बाकी तो मोस्टली एम्स भोपाल तक। एम्स में भी क्या सीक्वेंस है तुम्हारी? दिल्ली हो गया सबसे पहले तो? दिल्ली, फिर जोधपुर, भोपाल या ऋषिकेश। इसके बाद एम्स जोधपुर भी बहुत अच्छा है वैसे। हाँ, जोधपुर वेरी, मेरे देखा हुआ एक्चुअली। जी सर, हॉस्पिटल वेरी ब्यूटीफुल। यस। दिल्ली तो खैर इट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट अभी जो जोधपुर बिल्ड करा है ना इन्होंने, बहुत बढ़िया है, अमेजिंग। तो अगले 5-7 साल और पढ़ने के लिए तैयार हो तुम लोग? पढ़ना तो पड़ेगा, है? डॉक्टर के साथ ये है, मतलब तो इस बार पेपर में थोड़ा सा एक्चुअली, मतलब ये में 1-2 सवाल है ना तुमसे, टू बी ऑनेस्ट, ये उन बच्चों के लिए अपन बनाना चाह रहे हैं जो बच्चे अगले साल एग्जाम देंगे। क्योंकि इस साल मुझे ऐसा लगा कि ये वाला जो एग्जाम था वो ऐसा एग्जाम था जो सिर्फ नॉलेज का नहीं था, ये टेस्ट टेम्परामेंट का भी था। क्योंकि तुम शायद ये सोच के मैं 705 नंबर लाऊंगा, 715 लाऊंगा, 720 लाऊंगा, राइट? बट एग्जाम के बीच में ऐसा लगा होगा कि यार उतने तो नहीं आ रहे। अच्छा उस समय ये भी नहीं पता होता कि टफ है कि आसान है, राइट? तो मैं तुमसे इंडिविजुअली जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मत था ये एग्जामिनेशन उसके ज्यादा अच्छे नंबर आए जो नॉलेजफुल भी था और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहता था एग्जामिनेशन का लेके, राइट? दैट इज व्हाई यू पीपल आर गेटिंग दिस मच ऑफ नंबर, राइट? तो तेरे को जब ऐसा महसूस हुआ, सोच के आंसर देना एक्चुअली, क्योंकि वो जो बच्चे देख रहे हैं ना अपने को, तो बल्कि तेरे को जब ऐसा एक आध सवाल ऐसा लगा कि यार मैं ऐसा लगा एग्जाम में कि मैं पीछे जा रहा हूँ जो मैंने सोचा था, तो फिर कैसे मैनेज करा? सर बायोकेमिस्ट्री में तो ठीक लगा था कि मतलब हाँ इतना लेवल अब है, लेकिन इतना होना चाहिए था। जब फिर स्टार्ट किया तब लगा कि ये तो क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो हो ही नहीं रहे मेरे से। लेकिन फिर एक चीज समझ आई थी, जैसे मेरे टीचर्स भी कहते थे कि आपको उन्होंने इतना पढ़ा दिया है कि अगर आपको नहीं आता तो मतलब ऑल ओवर इंडिया बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे उसको। ये बात दिस इज द करेक्ट एटीट्यूड। यस सर, तो मैं इतना समझ गया था कि अगर मेरे से भी नहीं हुआ तो किसी से भी नहीं होगा। मतलब कॉन्फिडेंस था कि मेरे से नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा होगा। सर ने कहा था क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स टेस्ट करने के टफ लेवल के आए हैं, ऑल ओवर इंडिया इतना हाई लेवल कोई नहीं पढ़ रहा होगा। तो समझ गया था कि हाँ, मैं पहले तो डर लगा था कि स्ट्रेस आया था कि फिर मैं दिमाग सर की बात ध्यान में आ गई थी, सर ने ऐसा कहा था, तो फिर मैं मैनेज कर लिया था कि हाँ, फिर मैं क्वेश्चन छोड़ दिए थे जो हो रहे थे उन पे ज्यादा फोकस कर रहा। मतलब जो एजुकेटर कहते हैं वो सुनना चाहिए, बस दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। तूने कैसे सोचा? मतलब रियलिटी में उस समय का माइंडसेट जानना चाह रहा हूं मैं, है ना? क्योंकि बच्चों के लिए जानना जरूरी है। पेपर मिला तो मैंने पहले फिजिक्स
फिजिक्स मुझे लगा था थोड़ा पता था कि आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे टफ आएगा फिर, तो मैंने वो फिजिक्स देखा, मुझे टफ दिख गया मुझे। अरे तूने सुना था मैंने बोला था जब, तो पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस गिरा। मैं बायो बहुत सेम में किया, केमिस्ट्री बहुत सेम में किया। अच्छा तूने पहले फिजिक्स करी थी? नहीं, बायो चली गया। मैंने फिजिक्स बस देखा ऊपर से। अच्छा तुझे लगा टफ है ये? हाँ, फिर ऐसे तो मैं बायो करता, पर उसे फिजिक्स में देख लेता हूँ, टफ करेंगे तो फिजिक्स में ज्यादा करेंगे। अच्छा। तो मैंने बायो किया, बहुत सेम के एक केमिस्ट्री में तो एक क्वेश्चन मैंने 4 बार सॉल्व किया है। अच्छा। तो मैं बहुत डर गया था। फिर 4 बज गए, तब तक मेरे फिजिक्स, मैंने बायोकेमिस्ट्री कर ली थी और फिजिक्स के मैंने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। उसके सर मेरे ऊपर से कोटा वाला फ्लैशबैक गया, क्यों आया था कोटा उस टाइप का चीज। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या होगा नहीं होगा, नहीं निकला कॉलेज। फिर मैंने 4 बजे थोड़ा फिर डीप ब्रीथ लिया और फिर डीप ब्रीथ करा। उसके बाद उससे फायदा हुआ? फिर उसके बाद अब कुछ भी हो जाए, अब तो पेपर करना है, अब बस 1 घंटा कुछ नहीं सोचना, जो बनेगा बनाऊंगा, जैसा होगा होगा। फिर मैं वो एड्रेनलिन रश आ गया, फिर मैं घुस गया पेपर में। वो 4 से 5 चीजें सर, वो मेरी मार्क्स आई जितनी आई है, जैसे मैं 500 में कहीं होता, नहीं तो 4 से 5। अच्छा, मतलब तूने फिर तसल्ली करी, मतलब तेरे को लगा डीप ब्रीथ करी। हम बच्चों को बोलते भी हैं कई बार कि अगर कभी भी प्रेशर हो तो डीप ब्रीथ करनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैट वर्क्स। मेरा ये था, मैं हमेशा फिजिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अच्छा, फिजिक्स से करता है? मैं हमेशा अपने नॉर्मल पेपर में भी फिजिक्स से स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ भी मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया। देन मैं जब स्टार्ट किया तो ठीक था, स्टार्ट किया, मेरे 46 स्कोर थी। शुरुआत में इजी थोड़े क्वेश्चंस थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा फिर क्वेश्चंस स्किप होने लगे। मुझे लगा नहीं, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम स्किप होने लगे ना, तो 3-4 क्वेश्चन स्किप हुआ ना, देन मेरे दिमाग में हुआ कि अब तो लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझसे, और मुझे ऐसा लगा शायद मुझे ही पेपर सिर्फ हार्ड लग रहा हो और किसी को नहीं लग रहा हो। बट मैं सोचा कि वही जो बताया था मैंने कि मुझसे नहीं होगा तो और किसी से नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस था, मतलब खुद की प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस था कि मुझसे नहीं हो रहा है तो किसी और से भी नहीं हो रहा होगा। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में थी जो मुझे पता था ये बहुत लेंथी है। अच्छा, तेरे को पता था बिकॉज़ ऑफ नॉलेज? इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, एनसीईआरटी फिजिक्स में, तो वो मुझे पता था बहुत लेंथी है, तो ये क्वेश्चन नहीं करता हूं। लेकिन जब वो ना 1 आवर बीत गई और मेरे फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए, देन मुझे पता चल गया कि अब मुझे फिजिक्स नहीं करनी चाहिए, यहाँ से चेंज करना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में और टाइम दूंगा तो फिर और सारे। तो उस समय तक कितने सवाल कर चुका था तू 1 आवर में? मेरे 1 आवर में 15 to 20 क्वेश्चंस होंगे बस। मुझे ऐसा लगा था कि हर साल ऐसा होता है कि एक पेपर हार्ड आता है और 2 आसान आते हैं। मेरा फिजिक्स हार्ड है तो फिजिक्स को टाइम देता हूँ, ऐसे मेरी बायो और केमिस्ट्री बहुत स्पीड होती है नॉर्मल टेस्ट में, तो मैं कहा वो तो कर ही लूंगा, इसको देख लेता हूँ। बट जब इतना टाइम हुआ ना, मैं फिर पैनिक हो गया कि बिल्कुल अब तो क्वेश्चंस छूटेंगे, लेकिन मैं कहा नहीं, जितने आते हैं उतने कर लेते हैं। इसलिए मैंने जितने फिजिक्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सारे सही है, और जो अटेम्प्ट नहीं किए वो तो अलग है। अच्छा, तो फिर तूने एक घंटे बाद बायो करी? बायो किया, तो बायो भी उतनी आसान नहीं थी जितनी आती है। हाँ बिल्कुल, बट बायो डुएबल था, कर लिया। उसके बाद केमिस्ट्री मुझे सबसे ज्यादा की, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे लगा था बहुत जल्दी हो जाएगा, पर टाइम लगा। केमिस्ट्री भी टाइम और जैसे आइसोमर्स के क्वेश्चन थे वो जल्दी जनरली आते नहीं है, तो उसमें बहुत टाइम लगे। तो फिर मुझे लास्ट में जब 2 घंटा हो गया, तो फिर मुझे लगा कि अब तो क्वेश्चंस छूटेंगे, तो मैंने सोचा कि अब दिमाग से क्वेश्चन छोड़ो, ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस करने जाऊं। मुझे था कि जो क्वेश्चन पढ़ना हो वो तो कर लूंगा। पेपर में एक और चीज बहुत अच्छी है, ये थी कि पेपर सिर्फ हार्ड नहीं था, क्वेश्चंस बहुत बड़े-बड़े लिखे। हार्ड नहीं था, बड़े-बड़े। तो जिसकी वर्ड्स पर मिनट पढ़ के तेज होगी उसको फायदा हुआ होगा। ये कि आप पहला लाइन भूल जाओ जब तक लास्ट पढ़ो, तो फिर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, तो आपको वापस से क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। और क्वेश्चंस इतने लेंथी थे कि आपको मिनट से तो ऊपर नहीं लग रहा था क्वेश्चन पढ़ने में से, और देन सॉल्व करना था। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो जो दिखने में पहले आसान लगे, और वो आइडिया लग जाता है क्वेश्चंस को देखते ही कि वो जितने भी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर रखा है उससे आइडिया लग जाता है कौन सा क्वेश्चन आसान है। देन मैं वो किया कि जो क्वेश्चंस आसान थे वो किया, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस नहीं आसान थे पहले तो लास्ट में, फिर मैं फिजिक्स में आया था, तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन आसान थे वो मैंने कर लिया, जो आसान नहीं थे वो छोड़ लिया। और मैंने ओएमआर पे थोड़ा टाइम दिया कि मान लो मैं कर ही लेता हूँ क्वेश्चंस, लेकिन ओएमआर ही नहीं भर पाया, उसके चक्कर में ये भी नहीं होना चाहिए लास्ट में। देन इसलिए मैं जैसे 2 आवर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2:15 जैसे हुआ, मैं कहा अभी छोड़ो, बाद में क्वेश्चंस बचे थे, मैं कहा बाद में क्वेश्चन देखेंगे, पहले ओएमआर भरेंगे। फिर ओएमआर भरा, दिन लास्ट में कुछ जो टाइम बचा वापस से क्वेश्चंस किए, लेकिन मैं ओएमआर पहले पढ़ा, इसका था कि ओएमआर नहीं छूटना चाहिए। क्या तो एक सवाल मैं वापस इन पे आऊंगा, पर जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तुम्हारे सामने टॉपर्स बैठे हुए हैं, सबने एक बात बोली कि सबको एंजाइटी हुई, थोड़ा सी घबराहट हुई, पर इन्होंने तुरंत खुद को संभाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस समय खुद को संभालना। और चारों ने एक बात बोली है कि कॉन्फिडेंस रखो कि तुम्हारी तैयारी अच्छी अगर है तो, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो किसी और को भी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीखने लायक बात है ना।
बहुत बहुत बढ़िया आंसर्स दिए, मतलब आई थिंक मतलब ये बहुत सारे बच्चों के सामने जाएंगे, मतलब दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वर्ड पर मिनट वाली बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली। वर्ड पर मिनट आपकी तेज होनी, कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन हाँ विद इन द टाइम विद इन द टाइम होना चाहिए। मेरे साथ हुआ कि मैंने जब मुझे पता चल गया तो पेपर टफ, तो मैंने अप्रैल के लास्ट में मैंने केमिस्ट्री की जे एडवांस लगाई थी थोड़ी सी। अच्छा लगाई थी, अरे वाह। वो स्टीरियोस में सवाल था ना, वो शायद मैंने सिमिलर क्वेश्चन एक बनाया था, पर वही एग्जाम टाइम जेई मेन वगैरह के लगाए थे तुमने सवाल? अच्छा दिया था। हाँ तो पता पिछली बार ना एक बैच में मैं गया था तो हंस रहे थे बच्चे, बोले कि सर जेई मेन के पीवाईक्यू करेंगे। जेई मेन के पीवाईक्यू फिजिक्स केमिस्ट्री के करने चाहिए, करने लायक हैं। जेई में जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री में उससे बहुत आसान, बहुत फायदा मिला है। केमिस्ट्री का तो एडवांस भी कर सकते हैं सर, इतना मतलब केमिस्ट्री का एडवांस भी कर सकते हैं। तो सर मैंने वो किया था, तो लेकिन वो मेरे एग्जाम में गलत, नीट में गलत हो गया कि एग्जाम टेम्परामेंट में मैंने गलती से एक और गिन दिया, तो उसका जब 10 था तो मैंने 11 कर दिया। बट एटलीस्ट पेशेंस रखने का फायदा होता है अपने हाँ, फायदा। तो बच्चों को तुम बोलते हो कि अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं तो जेई मेन के पीवाईक्यू करने चाहिए, करने चाहिए, देना भी चाहिए। अच्छा दिया तुम सबने? 99.5% अरे वाह यार क्या बात है। 98.6। तो फिर मैथ्स में क्या करा? मैथ्स अकड़ बकड़ बम्बे वो? मैंने तो आपने बताया था ना वो कि देख लो सब में कितने ए ऑप्शन है, कितने बी ऑप्शन है, कितने सी ऑप्शन है। अच्छा सुन रखा है तुक्का मारा वैसे 10 नंबर आए और 91% आए। अरे वाह यार बता। एक लेवल के बाद तो आपका मेथड यार ये बात बता, देखो मतलब तुक्के वाली टेक्निक वाली काम आ गई है। मतलब मैथ्स में 91% आए ले। अरे गजब हो गया। अरे वाह जबरदस्त, मतलब तो एनआईटी भी मिल सकती है तेरे को तो। अरे वाह यार अमेजिंग अमेजिंग, मतलब है ये तो बेसिकली आपको जेई मेन के पीवाईक्यू करने चाहिए अगर आप टॉप रैंक की तरफ, और जनवरी का जेई दे सकते हैं, जनवरी का जेई देना चाहिए, उससे वो टेम्परामेंट भी बन जाता है एग्जाम देने का, माहौल बन जाता है। और एनटीए लेना तो कॉन्फिडेंस भी आता है कि एनटीए ले रहा है, मेरा क्वेश्चंस हो रहा है पेपर में। ये होता है ना कि क्वेश्चंस पेपर में नहीं हुए, ये जो डर होता है वो थोड़ा सा निकलता है कि नहीं पेपर में जाके क्वेश्चंस होंगे। जब आप जेई दोगे तो जेई में जब क्वेश्चंस करोगे तो लगेगा नहीं पेपर में मेरे से क्वेश्चन होंगे, सेम टेम्परामेंट होता है तो बेसिकली आपको दूसरी बार दे रहे होते हो तो आपको फायदा होता है। वैसे ही माहौल वही बच्चे एनवायरनमेंट सब वैसे नीट में ऐसे होता है, वही जेई में होता है। तो वो आइडिया मिल गया था कि एक बार दे चुके हैं एग्जाम ऐसा, तो नीट में तो डर नहीं लगा, फिर डर नहीं लगा। हाँ जनरली बच्चों को बहुत डर लगता है सेंटर में जाती, मेरे को नहीं लगा क्या जेई तो अभी दिया था, नीट भी ऐसे निकाल लेंगे आराम से। के बाद लगा, पहले नहीं लगा। बेसिकली टफ लेवल पर चढ़ने के बाद नीचे वाले पेपर वाले। अच्छा मेरा एक सवाल और है, तुम सबसे इंडिविजुअली आंसर देना उसका, ठीक है? मतलब तुम बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो इसलिए, नहीं तो मैं तो लगा पता नहीं, बहुत बढ़िया मतलब शानदार। मेरा एक सवाल और है कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, जब भी तुमने प्रिपरेशन करी तो तुम खुद को एनालिसिस तो करते ही होंगे कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। क्या ऐसी मिस्टेक थी जो खुद में तुमने आइडेंटिफाई करी और उसे कैसे रेक्टिफाई करा? मतलब आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो तुमने कभी सोचोगे यार मैं ये गलती करता हूँ और इसे मुझे ऐसे रेक्टिफाई करना चाहिए, तो सबके लिए बहुत काम होगी, ऐसे बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं। तो तुम्हारी कौन सी वो मिस्टेक थी जो तुमने आइडेंटिफाई करी और उसको कैसे सुधारा, वो मैं जानना चाहता हूँ। सर 11th में तो क्या, जैसे 11th में मैम लोग के टेस्ट होते थे, प्रोडक्ट टेस्ट होते थे, तो कभी भी जो मैंने टेस्ट करा भी एनालिसिस मैंने करा ही नहीं आज तक। जो क्वेश्चन गलत भी उनको मैंने नहीं देखा, ये तो चलो बाद में हो जाएगा कभी देखेंगे, वो छोड़ दिया उसे। 11th मैंने पूरे साल ऐसे ही नहीं किया इस पेपर का। 12th में आते ही जब 12th में जब 11th के टॉपिक आते हैं, यार ये क्वेश्चन तो मैंने करा हुआ है, ये मेरे से फिर से क्यों नहीं हुआ? 11th में भी आ चुका था एक बार, सेम क्वेश्चन है, ये मेरे से हो क्यों नहीं रहा? मुझे लगा था मैंने फिर रिग्रेट करा कि मेरे से हो क्यों नहीं रहा। फिर मैंने देखा, मेरे टीचर से समझाया कि तू पेपर का एनालिसिस ढंग से नहीं करता था, जो क्वेश्चन गलत नहीं होते थे, जो क्वेश्चन गलत होते थे एग्जाम में तू खड़ा के उसको नहीं देखता था। फिर 12th से मैंने हर पेपर का पूरा एनालिसिस किया, सेक्शन तब तो सेक्शन बी भी आता था, सेक्शन बी के जो क्वेश्चन लेफ्ट क्वेश्चन थे वो भी सारे करता था। फिर मतलब क्वेश्चन ठीक होने लगे सारे। मतलब 11th में तुम एनालिसिस नहीं करते थे, तो टेस्ट एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, राइट? मोस्ट इंपोर्टेंट। तब मेरे मार्क्स आते थे 660 650 और एनालिसिस के बाद 700 प्लस आने लगे। बहुत बढ़िया। ऐसे सब बच्चों को एक ही बात बोलते हैं, टेस्ट एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सवाल तुम्हें आते हैं उनसे कुछ नया नहीं सीखोगे, जो नहीं आते हैं उसी से सीखोगे। ये बात याद रखो, जो तुमने सवाल कर ली उसमें क्या नया सीखा, वो तो आता था ना। जो नहीं कर पाए वो ही सिखाता है। तुम्हारा? सर मैंने तो क्या किया था कि 11th के मिड में मैंने कॉपी बनाई थी, मिस्टेक कॉपी करके बनाई थी, तो उसका तो अच्छा बनाई थी कॉपी? हाँ। फिर मैं 11th से लास्ट अप्रैल तक जो भी मैं उसमें करता था, जो भी गलत कर रहा हूँ उसका रिवाइज भी करता था, टाइम टू टाइम रिवाइज भी करता था। एक और चीज
12th में फिर हमारे मेरे 3-4 दोस्त और थे, तो हम लोग ने क्या किया था, पेपर होने के बाद एक रूम में बैठ के पूरा एनालिसिस करते थे, चाहे वो क्वेश्चन सही हुआ है पर इसमें कुछ थोड़ा गलती है, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये चीज मिस कर दिया, लेकिन क्वेश्चन बन गया हमसे, पर यहाँ पे हमने ये चीज मिस कर दिया, तो हम इस चीज को बहुत ध्यान देते हो। लाइक आप पेपर एनालिसिस कर सकते हैं, आप खुद भी करिए, और अगर आपके दोस्त लोग हैं तो साथ में करेंगे तो। और एक और चीज मैं बहुत ध्यान देता था, फॉर एग्जांपल किसी का कोई क्वेश्चन गलत हुआ, मेरा वो सही है, तो मैं उससे एक चीज पूछता, भाई तूने इसको गलत क्यों किया? अच्छा, पूछते थे दूसरों से भी, मैं पूछता था कि तूने इसको ये नई गलत चीज क्यों बोली, किया? मतलब दूसरों की कमियों से भी सीख लिया। मैं बोला तूने इसको गलत, तूने कहाँ पे इसको गलत किया? मेरा सही है, पर क्या पता कभी आए तो मेरा यहाँ भी फंस सकता है ये चीज, मैंने ये चीज नोटिस नहीं की। उसने क्या, फॉर एग्जांपल उसने कोई एक चीज नोटिस कर ली, उसने उस पे गलत कर दिया, मैंने उस चीज को नोटिस ही नहीं किया, तो मेरा सही हो गया। तो वो चीज मैं समझता था कि कहीं मैं आगे कहीं ऐसा मैं ऐसी चीज नोटिस नहीं कर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करो कि एक दिन 12 घंटे पढ़ो, एक दिन 0 कर लो, इससे बेहतर है तुम रोज 8 पढ़ो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली आप 16 पढ़ोगे मैथ्स वाइज भी, है ना, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाओ। तो मतलब ऐसा मत करो कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, आज सर ने बोला आज वीडियो देखा था ये वाला, और वीडियो देख के आज 12 घंटे पढ़ लिए और 3 दिन पढ़े ही नहीं। उससे बेहतर है कि अगर आप अभी 0 पढ़ रहे हो तो 4 घंटे करो रोज, फिर 5 करो, फिर 6 करो। सही सलाह दे रहा हूँ ना? वो खुद में था। एक सर ग्राफ नाम नहीं याद है, पर एक सर फॉरगेटिंग कर्व होता है, तो मैंने 12th के ऐसा होता है, ऐसे करके ऐसे, हाँ वो मैंने चिपकाया था। हाँ, तो अच्छा चिपकाया था, तो मैं बताता हूँ वो उसको हाँ। ऐसे करके ऐसे, है ना? तो मुझे बहुत फोर्स करता था कि रोज का काम रोज कर लेना है। मैं अगर आज का जो पढ़ा है वो कल करूंगा तो शायद मैं इतना भूल जाऊंगा, तो वो चीज बहुत मेरे को फोर्स करता था कि भाई ये आज पढ़ा है तो कर लेना है आज। ये सर मैंने चिपका रखा था फॉरगेटिंग कर्व। क्या सर मेरा सबसे ज्यादा मतलब क्या मिस्टेक थी जिसको तूने सुधारा? सिली मिस्टेक होती थी, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक होती थी। 11th में बहुत ज्यादा हुई। किस तरह की? जैसे एलेना लॉग में 2.303 जो हम इंटू करते हैं करते थे, तो डायमीटर d दिया हुआ है, मैं उसको रेडियस मान के कर देता था। हाँ, तो ये मुझे हर पेपर से पहले कहता नहीं करना, बट होता नहीं था कभी सही। बट मैं 12 में जब से लिखना स्टार्ट किया ना, मैंने अपने अलग से एक टॉपिक बनाया था। एक तो मिस्टेक तो लिखता था, एक लिखता था कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो मिस्टेक करता था उसको लिख लेता था, और एक अलग से कॉलम था ये मिस्टेक तो स्ट्रिक्टली नहीं होनी चाहिए, बहुत बार कर चुका हूँ। उसमें मेरी थी लॉग की, एक थी डायमीटर की, और ऐसी ही बहुत सारी चीज थी कि एरिया को वॉल्यूम नहीं पढ़ना, ये मैं लिख लेता था। जो मेरे गलती होती थी वो मैं लिख लेता था। तो सिली मिस्टेक मेरी 12 में बहुत ज्यादा रेक्टिफाइड हुई है, और नीट में भी सिली मिस्टेक नहीं हुई है। अच्छा, सिली मिस्टेक तुमने लिखी बेसिकली। तो आप जो सिली मिस्टेक कर रहे हो, सिली मिस्टेक करते हैं, ये सबके साथ समस्या है। और सिली मिस्टेक क्या कर रहे हो? जैसे इसने बहुत बड़ी बात बोली, डायमीटर वाली कर रहा हूँ, कोई कहता है इनकरेक्ट पढ़ लेता है, कोई 1/v को उल्टा करना भूल जाता है। सबकी अलग अलग सिली मिस्टेक्स हैं। क्या सिली मिस्टेक एक टाइप की? नहीं, बहुत सारी, सब लोग अलग अलग करते हैं। और सर ये रीडिंग मिस्टेक हो रहा है तो आप बुक्स ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। ये होता है ना कि आप वीडियो देख लिए, आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो, वीडियो देख लिए, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होता है। वो आप बुक्स पढ़ोगे, देन आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ रहे तो करेक्ट जो आप बोल रहे हो वो सही हो जाता है। फिर कि आप नहीं हर चीज को गौर से। नीट वालों को तो एनसीईआरटी और इस तरह की बुक्स पढ़ना इसलिए आवश्यक है, वर्ड्स पर मिनट भी तेज होना बहुत आवश्यक है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर तो बिल्कुल बता दिया कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, लेकिन आपको टाइम जो है वो मैनेज करने बहुत अच्छे से आना चाहिए। जिसकी थोड़ी भी टाइम मैनेज नहीं हुई है वो बहुत इंटेलिजेंट भी था, तो उसकी उतनी नंबर नहीं है। नहीं, जिसने थोड़ा टाइम अच्छे से मैनेज किया वो कम इंटेलिजेंट था, उसने ज्यादा अच्छा से। इसलिए तो रिवर्स हो गए इस बार, काफी रिजल्ट्स काफी चेंज आए। और मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही पेपर आए। पहली बात तो कोटा की वैल्यू भी तभी बनेगी, और दूसरी बात मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो 2 साल से बोल रहा था पेपर टफ आना चाहिए, और आएगा। क्योंकि आप 24 लाख बच्चों में आप वेरिएशन ही नहीं ला रहे हो। इस बार ऐसा होगा कि कैटेगरी की 450 वाले को भी सीट मिल रही होगी, 720 वाले मिल रही होगी, तो कम से कम कॉलेज का डिफरेंस तो ला पाओगे। ये तो सब अपन यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, अपन सबसे पूछे 2+2 क्या है तो सभी बता देंगे ना। हाउ वी विल डिफरेंशिएट, वो तभी होगा जब पेपर के लेवल में वेरिएशन होगा। जो ये कोविड के बाद तो उन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया था पेपर। मैं तो सोचता क्या कर रहे हैं यार ये, मतलब टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली हैप्पी कि पेपर ऐसा है। ऑल्दो इस बार का एग्जामिनेशन को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो वो बच्चे घबरा गए जिनको एकदम से पता नहीं था कि पेपर टफ आ जाएगा। पर जैसे उन्होंने कई लोग मेंटली प्रिपेयर थे तुम्हारी तरह, कहना नहीं चाहिए, बट कई लड़कियों को मैंने देखा वो बहुत जल्दी घबरा गई। मैंने कई 2-3 लड़कियों की हमारे यहाँ की भी बात हुई, जो बात हो रही है अपने मोशन पे, तो वो क्या है, वो उसमें लगा कि वो थोड़ी सी घबरा गई। सर एक और चीज था कि उन्होंने जो 20 मिनट्स हटाए हैं वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। जो हमें 3 और 20 मिनट्स मिलते थे तो 20 लगता था कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, उसमें मैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी हो ना वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो 20 मिनट्स हटाए ना उससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है नंबर्स पे। अगर 20 मिनट्स और मिलते तो आई थिंक और भी ज्यादा नंबर जाता।
और ज्यादा नंबर जाते Yes. एक चीज हमारी वैसे इतनी तो- आदत नहीं थी ना 20 मिनट्स कम की। तो ऐसे सर वो हमारा पेपर तो फरवरी में चेंज हो गया था पैटर्न। हैं। वो चेंज हो गया अभी के बच्चों को 1 साल मिलेगा पूरा, हमें आदत नहीं थी उस चीज की। लेकिन उसी समय पर ठीक है, पेपर खत्म हो गया। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि इस बार जीते वो हैं जो फियर ऑफ अननोन से घबराते नहीं। इन्होंने बहुत सारे फियर ऑफ अननोन देखे, पेपर टफ आ गया, 20 मिनट कम हो गए। मैं कहता हूँ अगले साल भी कुछ भी हो सकता है, फियर ऑफ अननोन तो कुछ भी हो सकता है ना। आपका जो इन्विजिलेटर है पता लगे वो खूब बातों नहीं हो, बातें ही कर रहा हो, यू कैन नॉट, उसको आप कुछ बोल नहीं सकते हो, आप उसे लड़ नहीं सकते हो, समय केस करूंगा मैं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, राइट। मेरे साथ तो मेरे सेंटर पे पहले 45 मिनट मुझे पेपर में रख करने नहीं दे रहे थे, तो मैं वो तो मेरा फर्स्ट इधर था, लाइक कोने पे था, तो मैं चुप कर रहा था। फिर बाद में मैं बोला कि पेपर क्लैरिफाई करवा दो, तब मुझे दिया कि पेपर में रखो सर, शुरू में दे ही नहीं रहे थे पेपर में। ये भी कुछ चीजें सर जो उनको भी पता नहीं थी हाँ, इंस्ट्रक्शन पे। yes, और एक्चुअली हमें ये भी समझना पड़ेगा, 24 लाख 23 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन होता है अक्रॉस द नेशन, इतने हजारों की संख्या में इन्विजिलेटर होते हैं, सबकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई हो ऐसा जरूरी नहीं होता। सो यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली और सेल्फ, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। मैं आईडी देने गया था तो वहाँ पे पंखा नहीं था, बेंच टूटी हुई थी, एनीथिंग कैन हैपन। तो हर अच्छा तुम एक बताओ, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ तुमसे कि तुम जो टेस्ट देते थे, जैसे खुद भी टेस्ट देते हो ना खुद से, तो रूम पे बैठ के देते थे या अलग अलग जगह देते थे, कैसे हम करते लोग थे? तो ऐसे करते थे कि हम लोग दोस्त लोग सब पेपर निकाल के साथ में एक रूम में बैठ के दे दिए, साथ में सब है, तो माहौल भी थोड़ा रहता था पेपर का। अच्छी दोस्ती काम आती है। हाँ, अच्छी दोस्ती काम होती है सर। मैं तो पर्सनली रूम में अपने। अच्छा, पर्सनली सबका अपना अलग स्टाइल। हाँ, मतलब बहुत बढ़िया। पर्सनली हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। देन तो मेरी कोई क्वेश्चन गलत हुई तो मैं इससे पूछ लिया, क्योंकि वो है कि आप जाओगे ठीक है सर से पूछोगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स बता देते हैं ना वो अलग बात है, वो याद भी रहता है। और अपन भी किसी को बता दे तो कभी नहीं भूलते। मान लीजिए तूने इसे फोटोग्राफी इफेक्ट समझा दिया तो फिर जीवन में नहीं भूलोगे आप। 110%। एक था हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि जैसे फॉर बायो से याद करनी, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक उसका ट्रिक नहीं बन रही, तो उससे मुझे तो नहीं इसकी ट्रिक क्या बनाई, तो ये चीज शेयर होके सर सही सबको फायदा मिल जाता है कि मुझे कुछ चीज की बहुत अच्छी ट्रिक आती है तो मैंने उसे बता दिया, उसने मुझे कोई ट्रिक बता दी याद करने की। पीयर ग्रुप अच्छा होना चाहिए। पीयर ग्रुप अच्छा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट एनालिसिस के बाद पीयर ग्रुप होना चाहिए, 4-5 लोग मिलकर एनालिसिस करें। करेक्ट। एनालिसिस करो कि तेरे कितना आया, हमारे कितना आया, फिर क्या गलती हुई, तो बस वही अच्छा लगता है लोगों को डिस्कस करने में चीजों को। सर बट एक चीज है कि अब मुझे लगता है कि किसी बच्चे को 720 सोच के नहीं आना चाहिए, वो पेपर जैसा आया उसके हिसाब से नंबर लाएंगे। दैट्स की 720 पहले सोच रखे हैं। नंबर्स पहले से फिक्स मत करो क्योंकि पेपर का लेवल फिक्स नहीं है। यस मैं अभी लास्ट में मैंने एक बात बोली थी कि ये बिल्कुल सेम बात मैंने अभी बोली एग्जामिनेशन से पहले भी, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि टारगेट नंबर्स का लेके मत जाओ, हम हमारा बेस्ट देंगे ये सोच के जाओ। और ये कॉन्फिडेंस रखो, जो ये बात तुम लोग बोल रहे हो कि अगर मुझे नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आना। ये 2 चीजें अगर हो गई, टारगेट मतलब किसी भी नंबर का मैं अपना बेस्ट दूंगा, और अगर मेरे को नहीं आ रहा तो किसी और को भी नहीं आ रहा, ये कॉन्फिडेंस होगा तो अपने आप बात बन जाएगा। टारगेट एम से भी रखो। हाँ सही बात है, बेसिकली हमारा क्योंकि तो वहां जाना है, टारगेट 720 वैसे भी हमारा 720 को लेना देना नहीं है Yes, sir. ना, हमारा टारगेट तो वो है, अब कौन पूछने वाला नंबर। हमें एम्स जाना था तो अब 2-3 गेम्स में तुम्हें मिल ही रहा है, तो तुम्हारे को जहाँ जाना था वहां तुम, वो बात खत्म, दैट इज द ऑब्जेक्टिव व्हिच यू हैव टू अचीव। अब क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली तो थोड़े दिन बाद तो रैंक भी कोई नहीं पूछ रहा। ये तो हम कोचिंग वाले तुम्हारे फोटो लगा लगा के नाचेंगे वो अलग बात है। सच्चाई है, इट्स अ फैक्ट। अल्टीमेटली इसके बाद भी ये रैंक कॉलेज के बाद भी कौन स्पेशलाइजेशन में अपने आप को बेहतर करेगा अल्टीमेटली लाइफ में, तो मतलब तुम्हें भी कहना चाहता हूँ, ऑब्वियसली इट्स अ सक्सेस व्हिच यू हैव अर्न, बट इन द लॉन्गर रन अल्टीमेट सक्सेस तो ये नहीं है। अल्टीमेट सक्सेस है एक अच्छा डॉक्टर बनना, अल्टीमेट सक्सेस तो वो है ना। और अच्छा डॉक्टर बनने के लिए मैं तुम चारों को, खैर अभी आज ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाह रहा हूँ, बट अल्टीमेटली अच्छा डॉक्टर बनने की तुम्हारी जो भी टेस्टिंग हुई है वो तुम्हारे व्यवहार की टेस्टिंग नहीं हुई है, अभी तुम्हारी टेस्टिंग हुई है तुम्हारी नॉलेज की, राइट। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आप कितना व्यवहारिक हो, पेशेंट्स के लिए कितना संवेदना रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं मानवता के प्रति, तो आप तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा डॉक्टर बनना है मुझे, तो अच्छा डॉक्टर ये रैंक डिसाइड नहीं करेगी अच्छा डॉक्टर बनना। अच्छा डॉक्टर बनने की कला और बहुत अलग है, वो तुम्हें अब अर्न करनी आनी चाहिए कि मेरा व्यवहार कैसा है, मैं किसी भी टाइम चक्के काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। रात को अब जैसे मान लीजिए आज यहाँ पे कोटा में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत जाना पड़ता है भाई, राइट। 110%। अभी जैसे मान लीजिए मेरे फादर इन लॉ को हार्ट अटैक आ गया तो जिनको मैंने फोन करा वो कोटा के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, राकेश जिंदल साहब, तो वो सुबह घूम रहे थे अपनी फैमिली के साथ, मैंने फोन करा 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए, राइट। तो उनको तो अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा ना कि नहीं यार पेशेंट आया है तो जाना है और उसी एंथु के साथ इलाज करना है।
है ना, मतलब वो की क्वालिटी एक डॉक्टर में होना बहुत जरूरी। रात को 2 बजे भी फोन उठाते हैं, मतलब मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं आई हैव सीन हिम, इसीलिए वो कोटा के सबसे बड़े डॉक्टर है कि रात को 2 बजे भी फोन करोगे तो 1 घंटे में, इट्स नॉट, ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है यार। आपको उनकी रैंक थोड़ी पूछ रहा है, मुझे तो कौन से कॉलेज से पास आउट करा ये भी नहीं पता। ऑनेस्ट सी बात पूछो, मुझे क्या पता कहां से पास आउट है, क्या है, ये पता है भाई डिग्री ली होगी तभी डॉक्टर बने, है कि नहीं। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब, है ना। ये तो ये जो भी थोड़े दिन का जो ग्लैमर है ये रहेगा, इट विल डाई आउट। व्हाट ग्लैमर विल स्टिक टू यू, कि आपके पेशेंट आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। और डॉक्टर कोई आसान प्रोफेशन नहीं है भाई, 24 आवर्स जॉब है, तो वो मेहनत करने से डर नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी टाइम काम करना पड़े उसके लिए, मतलब इट्स पार्ट ऑफ। अब जो लड़कियां गायनेकोलॉजिस्ट बनती हैं, और रात को 2 बजे अगर लेबर पेन हो गया तो मना थोड़ी कर सकती है कि नहीं मैं सो रही हूँ। जाहिर सी बात है यार, तुम मैं सोचता कोई न्यूरोसर्जन बने, कोई वो बने, कोई क्या बने। अभी मेरी मदर का ऑपरेशन कराया था, किसी भी टाइम पेशेंट आ जाता है उनके पास, तो उन्हें जाना पड़ता है और उसी यंत्र के साथ उनको समझाना पड़ता है ना। मतलब क्योंकि डॉक्टर तुम भगवान की तरह पूजा जाता है, तो इतनी आसान बात नहीं है। कितना ही पैसा आपके पास, मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ तो मुझे पता है कि बाकी सब असाइड है, उस समय डॉक्टर भगवान दिखता है। पैसा तो शायद जैसे कि मेरे फादर डॉक्टर थे, वो यही बताते हैं कि तुम्हारा एंड में तुम इतना, मतलब ये ओनली प्रोफेशन है जहाँ पे तुम सेटिस्फाई रहोगे। हाँ बिल्कुल रहोगे। अरे यार देख पैसा बहुत है, लोग कमा लेते हैं, अल्टीमेटली हम पैसा और हम इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। पर तुम तो भगवान की तरह पूजे जाओगे, तुम मतलब डॉक्टर जो अच्छा काम कर रहा है, ये हर किसी को नहीं मिलता। मैं IIT से ग्रेजुएट हूँ, मुझे पता है ये हमें नहीं मिल सकता। शिक्षक बन गए इसलिए फिर भी कई लोग हमारे सम्मान करते हैं कि नहीं यार हमारा भविष्य इन्होंने बनाया, हमें सही सलाह दी थी, फिर भी हमें भगवान का दर्जा नहीं हो सकता। सच्चाई है। मेरी मदर ऑपरेशन थिएटर में थी, तो हाथ जोड़ के खड़ा था, सर आपकी इच्छा हो जो करो, पर सब चीज सही होनी चाहिए। भाई जो पेशेंट था, हाँ सर जाहिर सी बात है, पेशेंट तो उनको तो बेहोश कर दिया, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता। आप कुछ चीजें आपके बस में नहीं होती। हाँ, पर मैं तुमसे वही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो चल रहा है वो तुम्हारे ग्लैमर है, ऑब्वियसली एंजॉय दिस पार्ट, बट याद रखना कि अल्टीमेटली मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, उसके लिए मेरा व्यवहार कुशल भी होना बहुत जरूरी है। मैं आसान भाषा में एक और बात मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें, तुम कोई गांव का आदमी आए ना, कोई भी गांव का आदमी आए, उसके पेशेंट को क्या बीमारी है उसे आसान शब्दों में समझा पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू मस्ट बी अ वेरी गुड टीचर ऑल्सो। आपको तुम्हारा पेशेंट आया, मैं पेशेंट को लेके गया, तुमने बोला ये दवाई लिख दी, ले लेना, ना बीमारी बताई ना कुछ करो, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। अब तुम उसे बहुत फैंसी वर्ड ले लो कि पैराडाइम शिफ्ट होता है, इसलिए जो है क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से हम दूसरे गैलेक्सी वर्ल्ड में चले जाते हैं, है कि नहीं। कि तुम उसे आसान भाषा में समझाओ कि ये इसमें ना अपने ध्वनि में दिक्कत हो जाती है, इसलिए अपन इसके लिए कर रहे हैं। उन बेसिकली डॉक्टर्स की वैल्यू बहुत, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पेशेंट है, पेशेंट और पेशेंट के साथ जो आ रहा है उसको सेटिस्फेक्शन बहुत, जाहिर सी बात है तुम अच्छा डॉक्टर तो होना ही पड़ेगा, वो तो एक है ही, और उसके साथ साथ अगर ये क्वालिटी तुम ले आए जिसे व्यवहारिकता कहते हैं और नॉलेज ट्रांसफर जिसे कहते हैं आसान शब्दों में, तो तुम्हारा कोई लाइन लगेगी तुम्हारे। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि मतलब हम फोन करें, ले यार इसको देख लेना रे अनुज यार, तन्मय बेटा इसको देख लेना यार, है कि नहीं, है ना। तो तू वहां से बोलेगे सर एक दिन का थोड़ा समय मिल जाएगा तो मजा आ रही है कि नहीं, मतलब उस स्तर पे जाना है। ये तो ठीक है यार, ये तो ठीक नॉर्मल सी बात है, और अपने मतलब रिसर्च भी करेंगे, नहीं यार इस बीमारी का इलाज हमने निकाला। तो मेरी तुमसे ही रिक्वेस्ट है, मतलब अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू योर एंटायर फैमिली, बट तुम्हें पैसा सम्मान सब मिलेगा, नैतिकता से भी बहुत अच्छा डॉक्टर बनना, बहुत अच्छा जो समाज के काम आए। बाकी पैसा, अब तुम इतनी जगह चले जाओगे, पैसा तो तुम्हें आ ही जाएगा, डोंट वरी, है ना। एक लिमिट के बाद नंबर पे बढ़ता है वो, है ना। मेरी बहुत सारे दोस्त डॉक्टर हैं, एक लिमिट के बाद नंबर में बढ़ता है, सिर्फ उस नंबर का लालच नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, पर जब मैं IIT में कहता तो मेरा कोई ऐसी फालतू बातें नहीं करता था मैं कि शिक्षा के लिए करूंगा वो करूंगा, है ना। तभी सोचता था लंबी गाड़ी मिल जाए, तुम भी ऐसे ही सोच रहे होंगे, है ना। बट ये सपने में कह रहा हूँ, तुम जल्दी पूरे कर लोगे तो फिर समाज के लिए सोचोगे। अब मैं शिक्षा के लिए सोचता हूँ, मुझे कैसे अच्छा काम करना है सोचता हूँ, क्यों? क्योंकि जो बेसिक नीड्स थी वो पूरी, अगर खाली पेट से कोई एथिकल बातें नहीं करता, है ना। पर कई लालची होते हैं जिनको सिर्फ वो नंबर ही बढ़ाना है, उनमें से हम नहीं है भाई। मेरा अगर परिवार सेफ है कि हाँ उनके खाने पीने के मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो मैं अलग सोच, मैं चाहता हूँ वो लेवल तुम्हारा बहुत, और तुम उस जगह चलेगा जो आ ही जाएगा, विच इज नॉट अ बिग थिंग फॉर यू, राइट।
हालांकि अपने इंडिया में मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी डॉक्टर्स की वैल्यू, मतलब आजकल ये भी ऐसे लोग हैं, और डॉक्टर साहब 5 मिनट देखने के 500 रुपए ले लेते हैं। अरे उसने भाई 20 साल मेहनत करी है। ये विचारधारा थोड़ी गलत है, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो हो सकता है मुझे गालियां भी पड़े इस बात को लेके, बट भाई उसने 20 साल मेहनत करी है कि नहीं? उसका पूरा जीवन समर्पित करा उसने, तब जाके आपसे 500 रुपए ले रहा है वो। मतलब वो थोड़ी सी विचारधारा गलत है, पर अब ठीक है, लोगों की है, पर जहां लगेगी बहुत गरीबी वहां सेवा वैसे भी अपन कर लेते हैं। खैर एनीवेज, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बढ़िया, और ये इंटरेक्शन भी बहुत मजा आया मुझे। आई रियली थॉरली एंजॉयड दिस पार्ट। तुमने भी करा होगा मेरे हिसाब से, है ना? चलो थैंक यू। अरे आनंद आ गया भैया, ये तो भावी डॉक्टरों के साथ भैया, ईश्वर करे तुमसे इलाज नहीं कराना पड़े।